नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अकेला टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संपूर्ण भूगोल के बारे में। देखिए, आज की जो क्लास देख लोगे उसके बाद आपका कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपके भारत का संपूर्ण भूगोल पूछा जाता है, मतलब भारत का भूगोल किसी भी तरीके से पूछा जाता हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। देखिए, भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। और देखिए, ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश में है तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। ये जो स्थित है इस तरीके से है। अब देखिए, अब आगे है, हम आगे देखेंगे भारत की सीमाएं। देखिए, भारत की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में है, वो चीन है, नेपाल है और भूटान है। देखिए, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। और देखिए, पश्चिम में है, पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो भारत का पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। जो पाकिस्तान से हर समय दुश्मनी बनी रहती है वो आप जानते ही हो। और देखिए, पूरब में क्या पड़ता है? बांग्लादेश और म्यांमार पड़ता है। जो पूरब में भारत के पड़ता है वो बांग्लादेश पड़ता है और म्यांमार पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण में क्या पड़ता है? दक्षिण में देखिए श्रीलंका पड़ता है जो समुद्री सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। इसको समझिए। अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये किलोमीटर है, ठीक है। इतने किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे, कौन सा? विश्व का जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है, ठीक है। और भारत की जो स्तरीय सीमा की बात करें तो देखिए 15,200 किलोमीटर इसकी स्तरीय सीमा है, ठीक है। और समुद्री सीमा की बात की जाए अगर भारत की तो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। समुद्री सीमा आप नोट कर लेना, जो आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ये यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। समुद्री सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। अगर भौगोलिक विशेषताएं की बात की जाए, विशेषताएं की, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पहला हमारा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारत की जो हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला विश्व की कौन सी है? तो वो हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 में, ठीक है, ध्यान रखना। और पहला कौन सा है? देखिए, बृहत हिमालय, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं, बृहत हिमालय माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कितनी मीटर ऊंचाई है वो आपकी 8,848.86 मीटर, ठीक है। और दूसरी क्या है? देखिए, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो हमारी 8,586 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अब देखिए मध्य हिमालय, अब आता है हमारा मध्य हिमालय की बात की जाए तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। मध्य हिमालय जो है वो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है, जो शिमला में पड़ता है और मंसूरी में पड़ता है, ठीक है। शिमला में पड़ता है, जो मंसूरी जगह है। अब देखिए, अगला है शिवालिक पर्वतमाला। जो शिवालिक पर्वतमाला है वो छोटे पहाड़ और घाटियां हैं, ठीक है। और देखिए, और आगे देखते हैं हम, हिमालय न केवल एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है, हिमालय जो है वो एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है भारत के लिए, बल्कि यह भारत की नदियों के लिए भी जल स्रोत है, ठीक है। एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है, जो भारत की सीमा के रूप में कार्य करता है ये हिमालय जो हमारा है ये। और देखिए, बल्कि ये भारत की नदियों के लिए भी जल स्रोत है। भारत की जो नदियां हैं उसके लिए जल स्रोत, मेन जल स्रोत माना जाता है हमारा पर्वत, ठीक है। इसको समझिए। अब आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा, दूसरा पॉइंट है उत्तर भारतीय विशाल मैदान। जो उत्तर के भारत में जो विशाल मैदान है, ये मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बना है। क्या है? हिमालय से जो नदियां निकली हैं उनके द्वारा बना हुआ है विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारतीय। और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, ध्यान रखना है इसको। अब देखिए, पहला जो है वो है पश्चिमी मैदान, ठीक है। पश्चिमी मैदान सतलुज, रावी और ब्यास नदियां। इसमें कौन सी नदियां आती हैं?
सतलुज आती है, रावी आती है और ब्यास नदियां आती हैं। अब देखिए अगला दूसरा है हमारा मध्य मैदान। ठीक है, मध्य मैदान की बात की जाए तो इसमें गंगा नदी आती है और उसकी सहायक नदियां आती हैं। क्या आती हैं? मतलब मध्य मैदान में गंगा नदी आती है और उसकी सहायक नदियां आती हैं। ठीक है, अब पूर्वी मैदान की बात की जाए तो पूर्वी मैदान की बात की जाए तो वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। ये जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था है इसका आधार माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए प्रायद्वीप भारत। देखिए जो तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जो दक्कन का पठार माना जाता है। यह कठोर चट्टानी क्षेत्र दो भागों में विभाजित है। कितने में? जो कठोर चट्टानी क्षेत्र है ये कितने में? दो भागों में। ठीक है, पहला है हमारा मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और दूसरा है दक्कन का पठार जो नर्मदा नदी द्वारा विंध्य पर्वत से अलग होता है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है, इसको समझ गए। अब आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसी खनिज संपदाएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जो ये क्षेत्र है ना कोयला, ये जो क्षेत्र है इसमें क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसी खनिज संपदाएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं चौथा नंबर है तटीय मैदान। अब तटीय मैदान की बात की जाए तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित मैदान निम्नलिखित दो भागों में विभाजित है। ठीक है, दो भागों में। ठीक है, दो भाग कौन से हैं? अब दो भाग देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, अगर पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जाए तो गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा। ठीक है, इसमें तो ये वाली नदियां हैं। अब आगे देखते हैं, यह क्षेत्र समुद्री व्यापार और मछली उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब आगे है हमारा, आगे कौन सा है? भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल की बात की जाए तो थार डेजर्ट, इसको हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में स्थित, कहां पर है? राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में स्थित है। यह क्षेत्र अत्यधिक शुष्क और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, अत्यधिक शुष्क और जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ कम वर्षा होती है। कितनी? बहुत ही कम वर्षा होती है। तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कितना? यहाँ पर जो तापमान है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब छठवां है द्वीप समूह। अब द्वीप समूह की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर मौजूद हैं भारत में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में आता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ आता है? अरब सागर में आता है। ठीक है, इसको समझ गए। यह क्षेत्र जैव विविधता और पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जैव विविधता और पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए भारत की जलवायु की बात की जाए, अगर भारत की जलवायु की बात की जाए तो भारत की जलवायु को 4 मुख्यतः ऋतुओं में विभाजित किया गया है। कितने में? 4 मुख्यतः ऋतुओं में विभाजित किया गया है भारत की जलवायु को। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए इसको देखते हैं। देखिए गर्मी पड़ती है भारत में मार्च जून में, ध्यान रखना इस बात को। गर्मी कब पड़ती है? मार्च और जून में। गर्मियों का महीना होता है मार्च जून। जो तापमान यहाँ पर रहता है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। अब वर्षा की बात की जाए तो जून और सितंबर में यहाँ पर वर्षा होती है भारत में, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं इसके कारण भारी वर्षा होती है जो जून सितंबर में होती है। ठीक है, जून से सितंबर में। ठीक है, अब शरद ऋतु की बात की जाए तो अक्टूबर से नवंबर में आती है हमारी शरद ऋतु। ठीक है, जो हल्की ठंड के साथ मौसम सुहावना यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के बीच हल्की ठंड रहती है और मौसम सुहावना ही रहता है। सर्दी की बात की जाए तो दिसंबर में हमारी सर्दी शुरू हो जाती है और फरवरी में जाकर यहाँ पर खत्म हो जाती है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए, अब आगे देखते हैं भारत में मानसूनी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है। जो भारत है यहाँ पर मानसूनी कृषि के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे पहले देखिए भारत की नदियाँ तो महत्वपूर्ण होती हैं। नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए हिमालय नदियाँ हैं, एक तो हिमालय नदियाँ हैं। अब हिमालय नदियाँ में देखिए गंगा है, सबसे पहले गंगा आती है जो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और देखिए यमुना नदी आती है। यमुना नदी की बात की जाए तो गंगा की सहायक नदियाँ है। जो गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना नदी है। इसको समझ गए। ब्रह्मपुत्र नदी असम से में प्रमुख नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में प्रमुख माना जाती है। और देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात की जाए, अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो देखिए गोदावरी नदी है जो दक्षिण की गंगा कहलाती है। ठीक है, दक्षिण की गंगा नदी कहलाती है गोदावरी नदी। और कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये वाली नदी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए, ये नदियाँ सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, कौन सी निभाती हैं? ये वाली नदियाँ, एक तो कृष्णा नदी है, कावेरी और नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, समझ गए इसको। अब देखते हैं, अब देखिए आगे है प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। अगर प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु की बात की जाए तो भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो अंडमान और पश्चिमी घाट में स्थित हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मध्य भारत में आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मध्य भारत में आते हैं। और देखिए शुष्क और कांटेदार वन, यहाँ पर शुष्क और कांटेदार की बात की जाए तो राजस्थान और गुजरात में आते हैं। ठीक है, शुष्क और कांटेदार वन कहाँ आते हैं? राजस्थान में और गुजरात में आते हैं। और पर्वतीय वन कहाँ आते हैं? वो हिमालय में आते हैं। ध्यान रखना, नोट करते जाना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिए मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है यहाँ पर 500 प्लस स्तनधारी और 1300 प्लस पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और 15,000 प्लस फूलों के पौधे पाए जाते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखिए प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए। अगर प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो देखिए भारत में जो है खनिज संसाधन तो समृद्धि है। ठीक है, जो कोयला है, कोयला कहाँ पाया जाता है? देखिए कोयला जो है वो झारखंड में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़। लोहा की बात की जाए तो ओडिशा और कर्नाटक में है। ठीक है, लोहा कहाँ पर है ज़्यादा? ओडिशा और कर्नाटक। बॉक्साइट की बात की जाए तो झारखंड में है और ओडिशा में है। ठीक है, इसको समझ गए। और देखिए अगर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो ये गुजरात और असम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर? गुजरात और असम में पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, आगे है, यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। सातवां देखिए, सातवां पॉइंट क्या कहता है? पर्यावरणीय समस्या और संरक्षण प्रयास। ठीक है, जो पर्यावरणीय समस्या हैं और संरक्षण प्रयास है, इसकी बात की जाए तो देखिए इसमें क्या है? वनों की कटाई है। सबसे पहले तो देखिए वनों की कटाई होगी तो पर्यावरण संरक्षण रहेगा। जल और वायु प्रदूषण इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बात हो रही है। इसमें क्या बात हुई है? पर्यावरणीय समस्या और संरक्षण। जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो आप जानते हो, वनों की कटाई है। ठीक है, वनों की कटाई हो रही है, ये इससे बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए जल और वायु प्रदूषण, इससे भी पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इससे भी हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। जैव विविधता की कमी, ठीक है, जैव विविधता की कमी हो रही है, इससे भी बहुत दिक्कत होने वाली है आगे आने वाले समय में। अब इसके लिए संरक्षण प्रयास की बात की जाए तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो मोदी जी ने की थी, किसने की थी? मोदी जी ने की थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय हरित मिशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर काम किया जाए। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो शुरू किया था, वो उसके हिसाब से काम लिया जाए, वन को कटाई को रोका जाए। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता की बात की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारा देश बचेगा, हमारा विश्व बचेगा, हमारी पृथ्वी बचेगी। ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा संपूर्ण भूगोल भारत का, तो इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना, ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको जरूर देखना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बना है तो अकेला टीचर सिर्फ स्टडी के लिए बना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।